वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी पर। आज हम लोग बात करने वाले क्लास 11th के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं लेके आया उनके लिए कुछ खास स्टैटिस्टिक्स पे हम लोग बात करने वाले चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है मीनिंग, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस। ठीक है भाई, चलिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे पहला चैप्टर तो पढ़ लिया था जिसका नाम था इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोगों ने ये समझा था कि इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स का क्या रोल है। और आज हम लोग समझने वाले हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। ये जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड है आया कहाँ से, अलग अलग लैंग्वेजेस में इसको क्या कहा जाता है, इसका मतलब क्या होता है, और इसको हम लोग कहां कहां यूज कर सकते हैं भाई, और इसको कहां कहां यूज नहीं कर सकते हैं, ये भी हम लोग यहां समझने वाले हैं। दूसरा ये भी समझने वाले हैं कि कुछ लोग स्टैटिस्टिक्स पे भरोसा करते हैं, कुछ लोग ये मानते हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो है सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। बट हमें ये पता है कि स्टैटिस्टिक्स हमें जो इकोनॉमिक्स का थ्योरेटिकल पार्ट होता है उसको हम लोग जब न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, नंबर्स का जहां यूज होता है वहां सबसे ज्यादा स्टैटिस्टिक्स भी हमारी मदद कर सकता है, और दूसरा कोई सब्जेक्ट यहाँ पे मदद नहीं कर सकता। हाँ, यहाँ डेटा जो है वो अप्रॉक्सीमेट फॉर्म होता है, बिल्कुल ये मैं मान सकता हूँ, मगर स्टैटिस्टिक्स आपके सारे कामों को बहुत ही आसान बनाने का काम कर सकता है दोस्तों यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, आज का सफरनामा स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 है भैया हमारा, यहाँ पे खत्म हो चुका है। चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। चैप्टर नंबर 2 है मीनिंग, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बट चैप्टर नंबर 1 में इसलिए ये कह रहा था क्योंकि चैप्टर नंबर 1 से ही रिलेटेड चैप्टर नंबर 2। आप ये नहीं कर सकते कि भाई चैप्टर नंबर 1 बिल्कुल अलग है, चैप्टर नंबर 2 बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमिक्स है और यहाँ पे इकोनॉमिक्स का एक पार्ट जो है वो है स्टैटिस्टिक्स। तो चैप्टर नंबर 1 भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट था और चैप्टर नंबर 2 भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, तो आज हम समझने वाले हैं भाई स्टैटिस्टिक्स के बारे में। चलिए समझते हैं द वर्ड स्टैटिस्टिक्स। अब ये स्टैटिस्टिक्स वर्ड आया कहां से भैया, क्या मतलब होता है, इसको तो समझे। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस। ठीक है, तो ये वहां पे इसको कहा जाता था भैया, लैटिन वर्ड है ये, और दूसरा कहा जाता था इसको स्टेटस। ठीक है, इसको हम लोग इटालियन वर्ड कहते थे, इसका मतलब होता था यहाँ पे स्टैटिस्टा। और जब इसको जर्मन वर्ड में हम लोग देखते हैं तो इसका मतलब होता है स्टैटिस्टिक, और जब इसको ग्रीक में देखते हैं तो इसका मतलब होता है स्टैटिस्टिक्यू। मतलब ये चारों कंट्री में, चारों लैंग्वेज जो चल रही होगी वहां पे इसको अलग अलग तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता था। जैसे लैटिन में स्टेटस, इटालियन में स्टैटिस्टा, और जर्मन में स्टैटिस्टिक, और अगर ग्रीक में बात करें हम लोग तो ये हो जाता है स्टैटिस्टिक्यू। ईच ऑफ विच मीन्स अ पॉलिटिकल स्टेट। इन सब का मतलब होता था पॉलिटिकल स्टेट। जब वहां पे मोनोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती थी, मोनोक्रेसी चलती थी, तो जो राजा चलते थे, राजा अपने हिसाब से नियम और कानून बनाते थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाते थे। उस समय पे पैसा कैसे आएगा, कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, बॉर्डर क्या होगी, ये सब कुछ पॉलिटिकल स्टेट का पार्ट हुआ करता था। इस सब की इंफॉर्मेशन जो जहां पे रखी जाती थी उसको कहा जाता था स्टैटिस्टिक्स। तो इन सब का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेट होता है। Some people views that statistics is data। अब कुछ लोग बोलते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स है अपने आप में एक डेटा है। अब डेटा का मतलब क्या होता है दोस्तों, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज नोन एज डेटा। जो भी चीज आपको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे डेटा। फैक्ट्स, फैक्ट्स का मतलब होता है किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होना कहलाता है फैक्ट्स। मेजरमेंट की हम लोग बात करें तो हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं, पर्टिकुलर कुछ यूनिट्स में उसको मेजर किया जा सकता है। और स्टडी ऑफ फिगर्स फॉर एग्जाम्पल, और हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ फिगर्स की स्टडी भी कर सकते हैं। पहली बात यह कि यहां पे स्टैटिस्टिक्स हर किसी पर्सन के लिए अलग अलग होगा, सबके लिए स्टैटिस्टिक्स एक जैसा नहीं हो सकता। यह बात हम लोग को एग्जाम तक के याद रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल, फॉर अ क्रिकेट फैन, क्रिकेट फैन के लिए स्टैटिस्टिक्स क्या होना चाहिए, यह होना चाहिए कि भैया कितने रन हो गए, यह होना चाहिए कि कितने विकेट हो गए, कौन सा बैट्समैन आया है, कौन कौन सी टीम खेल रही है, ये सब उसके लिए क्या होगा दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स होगा। चलिए समझते हैं। स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। स्टैटिस्टिक्स जनरली न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन ही कलेक्ट करती है, मतलब कि यहां पे डेटा हमेशा क्वांटिटेटिव फॉर्म में होगा, क्वालिटेटिव फॉर्म में यहां पे डेटा नहीं होगा। बट जो क्वांटिटेटिव फॉर्म में डेटा होगा वो भी कंपेरेबल होना चाहिए, मतलब उसमें कंपैरिजन होना जरूरी है। अगर कंपैरिजन नहीं होगा तो वो डेटा हमारे किसी काम का नहीं है दोस्तों यहाँ पे। चलिए समझते हैं। और डेटा रिलेटिंग टू द रन्स स्कोर्ड। अब ये क्रिकेट फैन के लिए क्या जरूरी है भाई, एक तो न्यूमेरिकल डेटा होगा, चलो ये अच्छी बात है। दूसरा ये जो डेटा है वो किससे रिलेटेड
रिलेटेड होगा, ये रंस से यहाँ पे रिलेटेड होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं इन्वायरमेंटलिस्ट की। अगर इन्वायरमेंटलिस्ट के लिए क्या होना चाहिए भैया, उसके लिए तो पेड़ पौधे, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा फोना, बायोडाइवर्सिटी, यही सब कुछ क्या होनी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू इंफॉर्मेशन ऑन क्वांटिटी ऑफ पोल्यूशन। अब इन्वायरमेंटलिस्ट तो यही सोचेगा ना कि पोल्यूशन कम हो भाई, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा सके, ठीक है। तो उसके पास क्वांटिटी ऑफ पोल्यूशन और अदर हार्मफुल गैसेस, यहाँ पे नेचर में कितनी हार्मफुल गैसेस है जिससे हमें नुकसान हो रहा है, वो सारी चीजों की इंफॉर्मेशन कहाँ होनी चाहिए दोस्तों, यहाँ पे एनवायरमेंटलिस्ट के पास होनी चाहिए। और वो डेटा जो इकट्ठा करेगा वो किस फॉर्म में करेगा, तो स्टैटिस्टिकल फॉर्म में यहाँ पे करेगा। नंबर 3 हम लोग बात करें यहाँ पे फॉर द वेदर डिपार्टमेंट। वेदर डिपार्टमेंट वाले के पास तो एक ही काम है भैया, टेम्परेचर कितना बढ़ेगा या टेम्परेचर कितना कम होगा, क्या आज बारिश गिरेगी, क्या आज यहाँ पे ठंडी ज्यादा होगी, क्या आज यहाँ गर्मी ज्यादा होगी, ये सब कुछ किसका काम है, तो ये वेदर डिपार्टमेंट वाले का काम है। चलिए समझते हैं। स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। अब ये वेदर डिपार्टमेंट वाले के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर बताना, ओके, सनराइज टाइमिंग एक्सेट्रा। तो ये सब इसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा। आगे हम लोग बात करें एक शेयर ब्रोकर के लिए, या हम लोग बात करें कि जो शेयर मार्केट में पूरा पैसा लगवाता है या खुद पैसा लगाता है या वो बुकी हो, तो उसके लिए मार्केट में क्या होगा कि मार्केट अप हो रहा है कि मार्केट डाउन हो रहा है, मतलब कि बुल मार्केट है या बियर मार्केट है, उस हिसाब से ये डिसाइड करेगा भाई कि मेरी स्टैटिस्टिक्स क्या कहती है, ओके। स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू चेंजेस इन प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और ये भी बताता है कि अभी जो है वो मार्केट बुल चल रहा है या वो अभी मार्केट जो है वो बियर चल रहा है, ये सब जो है वो इनके लिए क्या है, स्टैटिस्टिक्स है। चलिए हम लोग बात करते हैं, ये तो हम लोगों ने उनको देखा जिनके लिए स्टैटिस्टिक्स के कुछ मतलब है, बट एवरेज पर्सन के लिए क्या होनी चाहिए स्टैटिस्टिक्स। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एवरेज पर्सन, मतलब हम लोग आम जनता perceives statistics as determining of economic and social condition। इसका मतलब ये होता है कि इंसान कमा कैसे रहा, उसकी लाइफस्टाइल कैसी चल रही है, कितना पैसा आता है, कितना उसको देना पड़ता है, ये सब कुछ उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन शो करती है, यही उसके लिए स्टैटिस्टिक्स है। या तो उसकी समाज में क्या स्थिति है, क्या उसकी कंडीशन बहुत अच्छी है या उसकी कंडीशन बहुत बुरी है, ये सब उसका सोशल कंडीशन के बारे में बताता है। तो कुछ लोगों के हिसाब से, एवरेज पर्सन के हिसाब से स्टैटिस्टिक्स या तो इकोनॉमिकल कंडीशन शो करती है या तो ये यहाँ पे सोशल कंडीशन शो करती है। आफ्टर सम टाइम रिगार्डेड एज ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स एंड प्रेजेंट टाइम एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जहां पे जनरली क्वांटिटेटिव डेटा को ही क्या किया जाता है, प्रेफर किया जाता है, अदरवाइज क्वालिटेटिव डेटा को यहाँ पे बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं दिया जा सकता। बट क्वांटिटेटिव डेटा होने के साथ साथ ये कंपेरेबल फॉर्म में भी होना चाहिए। तो हम लोगों ने देखा कि आम जनता के लिए या कुछ स्पेशलिस्ट लोग हैं उनके लिए स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। चलिए हम लोग बात करते हैं कि क्या डिफरेंस होता है क्वालिटेटिव डेटा और क्या डिफरेंस होता है क्वांटिटेटिव डेटा के बीच में। अगर मैं आपकी तारीफ करूं शब्दों में तो ये शब्द जो है ये कहलाएंगे क्वालिटेटिव डेटा, और अगर मैं बात करता हूं आपके स्कोर्स की, मतलब कि आपके रिजल्ट की बात करता हूं, रैंक्स की बात करता हूं, तो यह सब जो है वो क्वांटिटेटिव में चला जाएगा। मतलब जहां नंबर्स का इस्तेमाल हो वो क्वांटिटेटिव डेटा, और जहां पे नंबर्स का इस्तेमाल ना हो उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्वालिटेटिव डेटा। चलिए भाई समझते हैं। वेरिएबल ऑफ न्यूमेरिकल टर्म्स नोन एज क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, वो सारे वेरिएबल जो न्यूमेरिकल फॉर्म में मतलब नंबर्स के फॉर्म में हो उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ लिटरेट्स, हाइट्स ऑफ पीपल, ये सब किसका फॉर्म होगा, ये क्वांटिटेटिव डेटा का फॉर्म होगा। वेरिएबल विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स, अगर जिसको नंबर्स में एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते हो वो सब क्या कहलाएगा दोस्तों, वो कहलाएगा यहाँ पे क्वालिटेटिव वेरिएबल। फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस एक्सेट्रा, तो यहाँ पे ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस एक्सेट्रा ये सब क्या कहलाएगा दोस्तों, क्वालिटेटिव डेटा कहलाएगा। चलिए ये तो अच्छी बात है, बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ गई कि ये तो स्टैटिस्टिक्स के बारे में आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी, बट स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली में क्या है, तो स्टैटिस्टिक्स का एक्चुअली में आज तक कोई मीनिंग ही नहीं बता पाया, इसीलिए उसको अलग अलग तरीके से डिवाइड करके समझाया गया कि स्टैटिस्टिक्स क्या होना चाहिए। तो स्टैटिस्टिक्स हैज बीन डिफाइंड डिफरेंटली बाय डिफरेंट राइटर फ्रॉम टाइम टू टाइम, जब जिसको जैसा लगा उस तरीके से उसने स्टैटिस्टिक्स को यहाँ पे डिफाइन किया। सम अथॉरिटीज डिफाइंड एज स्टैटिस्टिकल डेटा, कुछ लोगों ने कहा कि ये स्टैटिस्टिकल डेटा है, या तो हम लोग इसको कह सकते हैं ये प्लूरल सेंस में ही मेजर किया जा सकता है, या तो ये स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसको हम लोग सिंगुलर सेंस में ही क्या कर सकते हैं भाई, फॉलो कर सकते हैं या हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके
से स्टैटिस्टिक्स के दो सेंस होते हैं, दो तरीके से इसको समझा जाता है। सिंगुलर सेंस जिसमें हम लोग मेथड्स की हेल्प से बताएंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, जिसमें हमें न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन मिलेगी। दूसरा है प्लूरल सेंस जिसमें हमें मिलेगा डेटा, जो कि डील करेगा किसे, डीलिंग विद द इंफॉर्मेशन। तो यहाँ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है और यहाँ पे जो है वो मेनली क्या है भाई, इंफॉर्मेशन आएगी हमारे पास। ठीक है भाई, चलिए तो यहां तक के समझ में आया कि स्टैटिस्टिक्स इज डिवाइडेड इन टू पार्ट, द सिंगुलर सेंस एंड द प्लूरल सेंस। अब समझेंगे कि सिंगुलर सेंस क्या होता है और प्लूरल सेंस क्या होता है। बट उसके पहले भाई साहब ने ये कहा, जिनका नाम था A.L. बाउले, सेज इन प्लूरल सेंस, क्या होता है प्लूरल सेंस, स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू द क्वांटिटेटिव डेटा। A.L. बाउले के हिसाब से स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमेशा क्वांटिटेटिव डेटा होगा, मतलब नंबर्स के फॉर्म में ही शो की जा सकती है, इसके अलावा दूसरे फॉर्म में नहीं की जा सकते। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग, और स्टैटिस्टिक्स जो है वो साइंस है काउंटिंग की। मतलब कि जब भी आप कोई चीज काउंट कर रहे हैं, नंबर्स को काउंट कर रहे हैं, न्यूमेरिकल आप कर रहे हैं, तो हमेशा यहाँ पे एक कोई ना कोई पर्टिकुलर रीजन होगा जिसके लिए आप ये सब कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीगेट स्कोर ऑफ 5 बैट्समैन इन अ मैच। ठीक है, तो एग्रीगेट स्कोर जो 5 लोग जो क्रिकेट खेल रहे हैं उनका जो मैच का जो रन स्कोर हुआ है वो 5 लोगों का होगा, तो स्टैटिस्टिक्स है। अगर एक बंदे का अगर हम लोगों ने स्कोर बता दिया तो ये स्टैटिस्टिक्स कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो A.L. बाउले के हिसाब से स्टैटिस्टिक्स जो है वो प्लूरल सेंस में डिफाइन की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि स्टैटिस्टिक्स जो है भाई प्लूरल सेंस है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे आप बताओगे कि ये प्लूरल सेंस है, क्या इसकी खासियत है। तो सबसे पहली खासियत ये है कि इसको हम लोग एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स के फॉर्म में इसको शो करते हैं। मतलब हमेशा यहां पे एवरेज लिया जाएगा, ना कि सिंगल नंबर लिया जाएगा। सिंगल नंबर लेंगे तो इसको स्टैटिस्टिक्स कंसीडर नहीं किया जा सकता। दोस्तों एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स आर अ नंबर ऑफ फैक्ट्स, सिंगल एंड आइसोलेटेड फिगर्स आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। अगर स्टैटिस्टिक्स में आपने सिंगल नंबर डाले तो इसको स्टैटिस्टिक्स की दायरे में नहीं लेना है भाई। ओके, एज सच फिगर्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड, क्योंकि सिंगल फिगर को कभी भी आप कंपेयर नहीं कर सकते। जब कंपेयर नहीं कर सकते तो इस स्टैटिस्टिक्स को हम लोग क्या नहीं मानेंगे भैया, कि ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कंपैरिजन नहीं कर पा रहे। इसको किसी और टॉपिक बना दो, इसको किसी और सब्जेक्ट में आप डाल दीजिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ सिंगल एज 30 ईयर्स, अगर मान लेते किसी एक व्यक्ति की उम्र मान लेते 30 साल अगर बताई गई, इज नॉट स्टैटिस्टिक्स बट अ सीरीज ऑफ एज ऑफ ग्रुप विल बी स्टैटिस्टिक्स। एक व्यक्ति की, एक पर्सन की अगर एज बताई गई 30 ईयर्स तो उसको स्टैटिस्टिक्स नहीं मानना है। बट यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल की अगर एजेस बता दी तो इसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्लूरल सेंस में पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोलता है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। यहाँ पे एक से ज्यादा की इंफॉर्मेशन को ही स्टैटिस्टिक्स कंसीडर किया जाएगा। नंबर 2 बोलता है अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ द कॉजेस। यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं इसमें चेंज होने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिससे एक चीज जो है वो चेंज हो रही है। इसको बोलते हैं अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ द कॉजेस। अब आपसे पूछा जाए कि आपने पढ़ाई क्यों नहीं करी, तो आपके पास 100 बहाने होंगे, बट आपने पढ़ाई करी। इसके लिए भाई आपको एक ही चीज बहुत काम आएगी, या तो आएगा एप्रिसिएशन या तो काम आएगा मोटिवेशन। तो आपने पढ़ाई करी, उसके पीछे एक ही छोटा सा कारण था, एप्रिसिएशन और मोटिवेशन। आपने पढ़ाई नहीं करी, इसके पीछे 100 एक्सक्यूजेस थे। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि अगर कोई चीज हो रही है तो उसके पीछे 100 कारण हो सकते हैं गलत चीज के लिए, मगर सही चीजों के लिए एक आध कारण भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो बोलता है यहाँ पे न्यूमेरिकल फिगर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वैरायटी ऑफ फैक्टर। ये बोल रहा है कि न्यूमेरिकल जितने भी फिगर्स है वो हमेशा बहुत सारी चीजों के कारण चेंज हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राइस क्रॉप अफेक्टेड बाय, मतलब जो राइस क्रॉप किसी ने लगाया वो कैसे अफेक्ट हो सकता है, मतलब उसको प्रॉपर्ली हम लोगों ने सब कुछ दिया, हो सकता है कुछ कमी रह गई हो, उसके कारण प्रॉपर्ली हार्वेस्ट हम लोग नहीं कर पाए हो। रेनफॉल, फर्टिलाइजर, सीड मेथड ऑफ कल्टीवेशन एक्सेट्रा। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिससे क्या हो सकता है भैया, ये जो राइस हम लोगों ने लगाया था ये खराब हो गया, मतलब पैडी जो है यहाँ पे खराब हो गई। तो किसी भी एक चीज का डेटा खराब होने के पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। नंबर 3 हम लोग आते हैं, स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। हमेशा ये क्वांटिटेटिव फॉर्म में होगा, कभी भी क्वालिटेटिव फॉर्म में नहीं कंसीडर किया जाएगा। मस्ट बी न्यूमेरिकली और क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस, हमेशा इसको न्यूमेरिकली या
क्वांटिटेटिवली क्या करेंगे हम लोग इसको एक्सप्रेस करेंगे। ईशा इज टॉलर देन अनन्या नॉट कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस या पूरे वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए यहाँ पे ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। बट हाइट ऑफ ईशा इज 150 सेंटीमीटर एंड अनन्या हाइट इज 158 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे सेंटेंस भी है और यहाँ पे नंबर्स का भी यूज किया गया है, इसीलिए यहाँ पे ये स्टैटिस्टिक्स है और ये न्यूमेरिकली भी एक्सप्रेस करा गया है। आगे बात करते हैं, स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड विद रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। जब भी आप डेटा इकट्ठा करेंगे तो वहां पे कम से कम अप्रॉक्सीमेटली कुछ तो वैल्यूज होनी चाहिए। मतलब सारी चीजें 100% तो ऐसा जरूरी नहीं है, बट 50-60% डेटा जो है वो यहाँ पे सही होना चाहिए। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नॉट इंसिस्टेड बिकॉज मास ऑफ डेटा इज इन्वॉल्व। बहुत ज्यादा हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है, अगर कम भी एक्यूरेसी है तो भी स्टैटिस्टिक्स को कंसीडर किया जाएगा। मतलब अप्रॉक्सीमेट डेटा को भी यहाँ पे कंसीडर किया जा सकता है। लास्ट पॉइंट की हम लोग बात करें, स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस। जब भी आप इस डेटा को इकट्ठा करेंगे तो आपका हमेशा प्री डिटरमाइंड पर्पस होगा, मतलब पहले से ही सोच लिया है कि आगे क्या होने वाला है। यहां पे एक वर्ड यूज कर सकता हूं मैं, प्लान। क्या करना है भैया? पहले से ही सोच लेना आगे क्या होना, मतलब वेल टू थिंक इन एडवांस व्हाट टू डू इन फ्यूचर। पहले से ही सोच लो कि फ्यूचर में क्या करना है। ये सब कुछ किस में आएगा भाई? प्री डिटरमाइंड पर्पस में आएगा। द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग स्टैटिस्टिकल डेटा मस्ट बी डिसाइडेड इन एडवांस। तो जो भी डेटा आप इकट्ठा कर रहे हैं उसके पीछे एक ही कारण हो सकता है, आप रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव चाहते हैं यहाँ पे। तो हम लोगों ने अभी बात करी कि सिंगुलर प्लूरल सेंस में क्या होता है। अब हम लोग स्विच करते हैं यहाँ पे कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो सिंगुलर सेंस में क्या होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। चलिए समझते हैं। स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस में बी डिफाइंड एज द कलेक्शन। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, किसी भी डेटा को कलेक्ट करने का काम करेंगे। डेटा ले आए, मतलब रॉ डेटा इकट्ठा कर लिया, उसके बाद उस डेटा को क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एनालिसिस होगा। उसके बाद होगा इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, और उसके क्या क्या फीचर्स है अब हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डेटा, मतलब डेटा को हम लोग यहाँ पे कलेक्ट करेंगे जो कि हमेशा रॉ फॉर्म में होगा। द टेक्निक ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। क्या कारण है आपने उस डेटा को इकट्ठा क्यों किया, ये सब कुछ आता है कलेक्शन ऑफ डेटा में। नंबर 2, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। डेटा आ गया आपके पास, अब उसको सिस्टमैटिक वे में हम लोग रखेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ प्रॉपर फॉर्म विच इन्वॉल्व्स एडिटिंग एंड क्लासिफिकेशन। अब ऐसा डेटा रखना है आपको जिसमें कि अगर एडिटिंग की जरूरत पड़े या क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़े तो दोनों ही जो है वो हम लोग कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की। अब वो डेटा किसी ने मांगा तो वो हम लोग प्रेजेंट भी कर सकते हैं। मतलब देखिए भाई, हम लोगों ने ये मेहनत करी है जिसमें कलेक्शन ऑफ डेटा और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा ऑलरेडी हो चुका है। अब हम लोग ये डेटा आपके सामने ला रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। चलिए समझते हैं। द डेटा इज प्रेजेंटेड इन सम सुटेबल मैनर। और जो डेटा प्रेजेंट करने वाले हैं उसके लिए पर्टिकुलर एक फॉर्मेट होना चाहिए, उसी में लोगों को क्या करेंगे आप, शो करेंगे चीजों को इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। या तो वो सिर्फ और सिर्फ वो वर्ड्स के फॉर्म में हो, टेबल्स के फॉर्म में हो, डायग्राम के फॉर्म में हो, या तो ग्राफ के फॉर्म में हो, जिससे कम्युनिकेशन गैप ना बने और जिससे आप चीजों को समझ पाए। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एनालिसिस ऑफ डेटा की। एनालिसिस ऑफ डेटा का मतलब होता है जो डेटा आ चुका है अब उसमें क्या गलतियां निकल के आ रही है, उस गलतियों को क्या करना है हम लोगों को यहाँ पे कम करना है या खत्म करना है। ये सब किसमें होगा दोस्तों, एनालिसिस ऑफ डेटा में होगा। आफ्टर प्रेजेंटेशन एनालिसिस इज डन विद सम मेजर्स लाइक सेंट्रल टेंडेंसी। उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें आती है सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें मीन मीडियन मोड को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। मेजर्स ऑफ कोरिलेशन, दो डेटा के बीच में रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं, या हम लोग रिग्रेशन भी कर सकते हैं भैया, अप्स डाउन्स करके भी देख सकते हैं कि वैल्यू कहां पे डिफर हो रही है। ये सब एनालिसिस ऑफ डेटा में आता है। जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा की, इट इन्वॉल्व्स स्टैटिस्टिकल थिंकिंग, स्किल एंड एक्सपीरियंसेस। अब फाइनली ये डेटा सबके सामने आ चुका है, अब इसमें और बहुत सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एडिटिंग यहाँ पे करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बात करी कि सिंगुलर सेंस में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, प्लूरल सेंस में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ, डिफरेंस बिटवीन प्लूरल एंड सिंगुलर सेंस, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिफरेंस बिटवीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लूरल सेंस जो है वो डील करता है न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन से, इसी की जगह अगर हम लोग बात करें सिंगुलर सेंस की तो इट इज अ बॉडी ऑफ वेरियस मेथड एंड टूल्स। इसमें बहुत सारे मेथड और बहुत सारे टूल आते हैं, यहाँ पे सिर्फ नंबर आते हैं और न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन आती है।
प्लूरल सेंस जो होता है जनरली डिस्क्रिप्टिव नेचर में होता है, और ये जो होता है वो हमेशा टूल ऑफ एनालिसिस होता है। यहाँ पे एनालाइज किया जाता है मेथड्स के थ्रू। इट इज अ रॉ डेटा, और हमेशा ये जो प्लूरल सेंस है वो रॉ फॉर्म में रहेगा। बट जैसे ही हम लोग सिंगुलर सेंस में जाते हैं तो ये हमेशा जो रॉ डेटा है उसको प्रोसेस करने में हमारी मदद करता है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा हमसे जाता है। अब हम लोग बात करते हैं फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, कि ये जो स्टैटिस्टिक्स है कहाँ कहाँ काम आने वाला है। जैसे मिक्सर ग्राइंडर का फंक्शन अलग होता है, एक कार का फंक्शन अलग होता है, एक फ्लाइट का फंक्शन अलग होता है, और एक एरोप्लेन का फंक्शन अलग होता है, और बहुत सारी चीजें हैं जिनका फंक्शन अलग अलग होता है। तो हम उसको उसके फंक्शन से जानते हैं। वैसे ही स्टैटिस्टिक्स भी जो है वो उसके फंक्शन से जाना जाता है, क्या क्या काम आने वाला है। ये है फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले बात करते हैं टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा। जो भी डेटा है उसको ये बहुत ही सिंप्लीफाई करेगा, बहुत ही आसान बना के आपको दे देगा, और इस आसान चीज को आप इस्तेमाल कर सकते हैं लाइफ पे कभी भी और कहीं भी। चलिए, कॉम्प्लेक्स डेटा इनटू सिंपलर एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, फॉर एग्जांपल मीन, मीडियन, मोड, ये डेली लाइफ में यूज होने वाली चीज है। तो ये कोई भी जो कॉम्प्लेक्स डेटा है उसको क्या कर देता है दोस्तों, आसान बनाने का काम करता है। टू प्रेजेंट फैक्ट इन डेफिनेट फॉर्म, आपके पास जो भी डेटा है वो पर्टिकुलर डेफिनेट फॉर्म में आपके पास में यहाँ पे प्रेजेंट किया जाएगा। जैसे मान लेते हैं परसेंटेज, तो परसेंटेज का अगर साइन नहीं लगा हो पीछे तो हम लोग उस नंबर को कुछ मानते नहीं है। मतलब हर एक नंबर के पीछे या आगे उसकी यूनिट लगी होनी चाहिए, तभी जाके हम लोग इसको समझ पाएंगे कि भैया ये 12 लिखा है, 10 लिखा है, तो ये क्यों लिखा है, ये सिर्फ नंबर है या अमाउंट है या मीटर है या किलोमीटर, जो भी व्हाटसोएवर इज। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो भी डेटा होगा उसको ये डेफिनेट फॉर्म में ही शो करेगा, मतलब ये उसकी यूनिट के साथ ही आपको शो किया जाएगा। क्वांटिटेटिव फैक्ट्स कैन बी इजीली बिलीव्ड एंड ट्रस्टेड बट नॉट क्वालिटेटिव फैक्ट। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ क्वांटिटेटिव डेटा को तो आप इजीली बोलते हो कि भाई सही है, क्यों, क्योंकि उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। बट क्वालिटेटिव डेटा पे आप कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, इन्फ्लेशन रेट एट द रेट ऑफ 12% एंड प्राइस इज राइजिंग। अब ये इन्फ्लेशन रेट 12% लिखा है, ये तो समझ में आ गया कि भाई महंगाई जो है वो 12% से बढ़ रही है। बट प्राइस इज राइजिंग ये समझ में नहीं आ रहा, प्राइस बढ़ रहा है, कहां से बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, ये तो को समझ में नहीं आ रहा। तो ये सब चीजें जो है वो आ जाती क्वालिटेटिव फैक्ट में, और ये आ जाती है क्वांटिटेटिव फैक्ट्स में। इसके अलावा क्या करता है भाई स्टैटिस्टिक्स, टू मेक कंपैरिजन ऑफ फैक्ट, और ये हेल्प करता है हमें जितने भी फैक्ट्स है उनके बीच में कंपेयर करने में। फॉर कंपैरिजन ऑफ डेटा वेरियस स्टैटिस्टिकल मेथड लाइक एवरेज, रेट्स, परसेंटेज एक्सेट्रा। तो ये क्या करता है, दो डेटा देता है, दो डेटा के बीच में आप क्या कर सकते हो, बहुत ही आसानी से कंपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, पर कैपिटा इनकम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज कंपेयर्ड विद द डेवलप्ड कंट्रीज। तो डेवलपिंग कंट्री है उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, और जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसकी पर कैपिटा इनकम क्या है, ये सब जो है यहाँ कंपैरिजन ऑफ फैक्ट्स में बताता है। तो ये तीन फंक्शन हुए अभी हमारे पास, और भी फंक्शन है स्टैटिस्टिक्स के, और इंफिनिटी तक के फंक्शन है। क्यों, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स हमारी लाइफ में हमेशा काम आती है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू फैसिलिटेट प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, गवर्नमेंट भी इसका यूज करती है ताकि वो प्लान कर सके, वो पॉलिसी बना सके कि आगे चल के हमें और क्या क्या फ्यूचरिस्टिक प्लान करने हैं, कैसी पॉलिसी बनानी है, किसको हम लोग को टारगेटेड ऑडियंस बनाना है, किसका फायदा होना चाहिए, ये सब प्लानिंग एंड पॉलिसी में आता है। चलिए समझते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा एंड देयर एनालिसिस बिजनेसमैन एंड एडमिनिस्ट्रेटर कैन प्लान फ्यूचर एक्टिविटीज। और ये बोल रहा है कि जो ये न्यूमेरिकल डेटा है वो किस काम में आता है, तो एनालाइज करने के काम में आता है, बिजनेसमैन और एडमिनिस्ट्रेटर के काम में आता है, ताकि वो अपनी फ्यूचर एक्टिविटीज को क्या कर सके, शेप दे सके कि भाई किस तरीके की पॉलिसी इस पर्टिकुलर कंपनी में या इस पर्टिकुलर बिजनेस पे रिक्वायर्ड है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने कहा कि इसके फंक्शन बहुत सारे हो सकते हैं, मगर हमने लिमिटेड टाइम मिला है और लिमिटेड ही हमें यहाँ पे शो करना है, ठीक है। टू हेल्प इन फोरकास्टिंग, फ्यूचरिस्टिक प्लान क्या होने चाहिए वो सब यहाँ स्टैटिस्टिक्स के फंक्शन में शो किया जाता है। करेक्ट फोरकास्टिंग रिड्यूस अनसर्टेनिटीज, अगर मान लेते फोरकास्टिंग सही हो गई तो यहाँ पे जो अनसर्टेनिटीज है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किसकी अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी दोस्तों, बिजनेस की। क्यों, क्योंकि बिजनेस में रिस्क ज्यादा होता है मगर प्रॉफिट भी तो ज्यादा होता है। टूल्स लाइक टाइम एनालिसिस, मतलब ईयर के हिसाब से जो एनालिसिस शो किया जाता है उसको टाइम एनालिसिस कहा जाता है। सीरीज एक्सेट्रा हेल्प इन प्रोजेक्शन फॉर द फ्यूचर, और ये टाइम एनालिसिस सीरीज बताता है कि फ्यूचर में हम लोगों को किस तरीके से प्लान्स और पॉलिसीज को बनाना चाहिए ताकि हमें प्रॉफिट हो पाए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करें कि ये जो स्टैटिस्टिक्स है वो इंपॉर्टेंट क्यों है,
कहाँ ये हमें सबसे ज्यादा यूज में आती है उसकी हम लोग बात करेंगे। अब स्टैटिस्टिक्स इज वाइडली यूज्ड इन मॉडर्न टाइम। आज हर जगह स्टैटिस्टिक्स यूज होती है, वो स्कूल की बात हो, वो कॉलेज की बात हो, ये किसी इंस्टीट्यूशन की बात हो, गवर्नमेंट की बात हो, सेमी गवर्नमेंट की बात हो, हर जगह स्टैटिस्टिक्स जो आज काम आती है। कैसे? इनिशियल इट वाज एम्प्लॉयड बाय द गवर्नमेंट टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन पब्लिक अफेयर्स। पहले इसका यूज किया जाता था सिर्फ पब्लिक अफेयर्स को इकट्ठा करने के लिए, मतलब पब्लिक से रिलेटेड जो भी बातें होती थी उन सबको एक जगह इकट्ठा करके रखा जाता था विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बट ग्रेजुअली इट यूज एक्सटेंडेड टू ऑल फील्ड। मगर धीरे धीरे करके स्टैटिस्टिक्स हर जगह आज यूज होने लग गई है। वी शैल डिस्कस ब्रीफली द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द फॉलोइंग मेजर एरियाज। हम लोग बात करने वाले हैं कि स्टैटिस्टिक्स किस मेजर एरियाज में आज यूज हो रही है। बट देखा जाए तो 360 डिग्री अगर एनालिसिस करते हैं तो हर जगह स्टैटिस्टिक्स जो है दोस्तों आपको काम आएगी। कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे फेल हुए, लोग पहले कितना कमाते थे, अभी कितना कमाते हैं, लिटरेसी रेट क्या है। अब हम लोग ये भी बात कर सकते हैं कि बजट में कितना परसेंट एलोकेशन डिफेंस को दिया जाता है, कितना परसेंट यहाँ पे हमें प्रॉफिट होता है, कितना परसेंट हम लोगों ने अब वुमेन एम्पावरमेंट में लगाया, कितना परसेंट हम लोगों ने एमएसएमई में लगाया, या हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में कितना पैसा लगा रहे। तो ये सब जो चीजें है वो स्टैटिस्टिक्स से हम लोग को पता चलती है, जिसमें हम लोग 4 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। हम यहाँ पे इंपॉर्टेंस टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए ये स्टैटिस्टिक्स किस तरीके से हेल्पफुल है। नंबर 2 इंपॉर्टेंस इन द इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स जो एक सब्जेक्ट है इसमें स्टैटिस्टिक्स किस तरीके से काम आता है। इंपॉर्टेंस ऑन द इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग, कंट्री की प्लान कैसे बनाने हैं, क्या तरीके होने चाहिए, ये सब चीजें जो है वो कहाँ बताई गई है भैया, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स में बताई गई है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग इंपॉर्टेंस इन द बिजनेस, बिजनेस में इसको कैसे हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर सकते हैं भाई यहाँ पे इंपॉर्टेंस में कि सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है वो सरकार के लिए क्या है, गवर्नमेंट के लिए क्या है। इसको बोलते हैं हम लोग इंपॉर्टेंस फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट प्लान्स एंड पॉलिसीज इसी बेसिस पे बनाएगी कि लास्ट ईयर क्या स्टैटिस्टिक्स था, कि लास्ट गवर्नमेंट में क्या स्टैटिस्टिक्स था, उसी को बेस लेके आगे के फ्यूचरिस्टिक प्लान्स और पॉलिसीज को यहाँ बनाया जा सकता है। चलिए समझने की कोशिश करें हम लोग। इट इज यूज्ड बाय एंशिएंट रूलर्स इन असेसमेंट ऑफ मिलिट्री। इस स्टैटिस्टिक्स का पहले जो मोनोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती थी उस समय पे यहाँ पे मिलिट्री को असेसमेंट करने के लिए इस स्टैटिस्टिक्स का यूज किया जाता था। एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, पैसा कहां से आएगा, कितना पैसा है हमारे पास, कितना हीरे है, कितने जवाहरात है, पूरी ज्वेलरी कितनी है, ये सब इकोनॉमिक स्ट्रेंथ यहाँ पे शो करती थी विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। एंड स्कोप एंड लार्ज टू टैकल अदर प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द इकोनॉमी। और हमें किस तरीके से पॉलिटिकल एक्टिविटीज रखनी है, क्या करना चाहिए, ये सब कुछ किसमें बताया गया था, इंपॉर्टेंस फॉर द गवर्नमेंट में स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से ये आसान करा गया था, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर वेरियस पर्पसेस, और बहुत सारा डेटा हम लोग गवर्नमेंट के पास क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। बट वो किसके लिए होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे डेटा को इकट्ठा किया जाता है अलग अलग पर्पसेस के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल सेंसस डिपार्टमेंट जो डेटा इकट्ठा करता है वो हो सकता है लिटरेसी रेट, या लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए यूज करे, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए यूज करे। तो हर जगह जो डेटा है लार्जेस्ट अमाउंट में, उस डेटा को इकट्ठा करके उसका कोई ना कोई पर्पस होता है, तभी उस डेटा को यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है। न्यूमेरिकल फिगर्स एंड वेलफेयर ऑब्जेक्टिव फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, और यहाँ पे जो भी न्यूमेरिकल फिगर आते हैं उसको हम लोग यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मेनली यूज करते हैं, एडमिनिस्टर करने के लिए, मैनेज करने के लिए कि किस डिपार्टमेंट में कितना पैसा लगना है, किस डिपार्टमेंट में कितने लोगों की रिक्रूटमेंट होती है, कितने लोगों का रिटायरमेंट होना, ये सब कुछ किस में आएगा भाई, तो ये न्यूमेरिकल फिगर्स एंड द वेलफेयर ऑब्जेक्टिव फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा। आगे हम लोग बात करते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड सच एज टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस का मतलब हुआ वो डेटा जो ईयर टू ईयर हमें शो करे उसको हम लोग बोलते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस। इंडेक्स नंबर, यहाँ पे दो डेटा को आपको कंपेयर करना सिखाया जाएगा, किस तरीके से डेटा को कंपेयर करते हैं। प्राइस और यहाँ पे क्वांटिटी का रिलेशन भी क्लियर होगा। फोरकास्टिंग करना कि यहाँ पे डिमांड एनालिसिस फॉर फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी, फोरकास्ट करना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके लिए थोड़े बहुत प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाई जाए। और यहाँ पे डिमांड एनालिसिस बनाना फोरकास्टिंग के लिए, मतलब किस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड हो सकती है, जैसे रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, इन सब की धीरे धीरे करके डिमांड बढ़ती चली जा रही थी, इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज यूज फॉर पॉपुलैरिटी इन द मासेस, और यही स्टैटिस्टिक्स का यूज पॉलिटिकल पार्टीज कैंपेनिंग में करती है कि हमारी सरकार ने ऐसा किया, हमारी सरकार ने वैसा किया, जो भी है वो स्टैटिस्टिक्स ही यहाँ पे हेल्प करता है दोस्तों, कहाँ पे, कैंपेनिंग में। चलिए हम लोग बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंस की, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द इकोनॉमिक्स।
ये जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है यहाँ स्टैटिस्टिक्स किस तरीके से यहाँ पे काम आती है। इंडिस्पेंसिबल टूल फॉर अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उन सब के लिए बहुत अच्छा टूल जो है वो है यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स। कैसे? ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स प्रूव वेरियस इकोनॉमिक थ्योरीज इन इट, बहुत सारी थ्योरीज जो है वो स्टैटिस्टिक्स की मदद से ही आज आसान बनाई जा सकी है। गाइडेंस फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और जितनी भी हमारे यहाँ आज इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही है उनके लिए क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, उसके लिए किस तरीके से हमें स्टेप्स लेने चाहिए, ये सब स्टैटिस्टिक्स हमें बताता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर केपेबल बीइंग एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल फिगर्स, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम को अब हम लोग न्यूमेरिकल फिगर्स के थ्रू मतलब क्वांटिटेटिव फॉर्म में भी आज शो कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो इस तरीके से स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स में हमें काम आती है। अब हम लोग बात करते हैं कि यूजेस ऑफ इकोनॉमिक्स एज फॉलोज। अब यूजेस जो है स्टैटिस्टिक्स के इकोनॉमिक्स में किस तरीके से होते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉस, जो भी लॉ बनाए जाते हैं उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल, जो भी लॉ ऑफ डिमांड है जिसमें बोला जाता है कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे क्वांटिटी कम होगी। वैसे ही यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं, कितना प्राइस में चेंज होगा, कितनी क्वांटिटी में चेंज होगा, ये सब कुछ हमें फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉ में बताया जाता है। हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और दूसरा कहाँ मदद करता है, तो ये समझने में मदद करता है और इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी मदद करता है। प्ले अ वाइटल रोल इन अंडरस्टैंडिंग सच पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब गरीबी, इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम लोग यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बना सकते हैं, क्या क्या और हम लोग कर सकते हैं, क्या आरपीडीएस से काम हो जाएगा, रिवैम्प पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से काम हो पाएगा, या तो टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाना पड़ेगा, ये सब हमें स्टैटिस्टिकल डेटा से पता चलता है। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे खत्म कर सकते हैं, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, वुमेन्स में ज्यादा है कि मेल्स में ज्यादा है, ये पता करना भी स्टैटिस्टिक्स में हमें क्या करता है, मदद करवाता है। डिस्पैरिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम एंड द वेल्थ, हमारी कंट्री में क्या डिस्पैरिटीज एक्चुअली में है या सिर्फ ऐसे ही दिखाया जा रहा है, ये सब स्टैटिस्टिक्स के थ्रू आसान बनाया जा सकता है। स्टडी ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर, किस तरीके का मार्केट है, क्या यहाँ परफेक्ट कंपटीशन है, क्या यहाँ पे इम्परफेक्ट कंपटीशन है, क्या यहाँ पे मोनोपोली चल रही है, क्या यहाँ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, या यहाँ पे ओलिगोपोली चल रही है, ये सब मार्केट सिचुएशन भी बताता है हमें स्टैटिस्टिक्स। चलिए समझते हैं। स्टडी ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, जहाँ पे नंबर ऑफ बायर नंबर ऑफ सेलर बराबर होंगे वो सब आ जाता है परफेक्ट कंपटीशन में। ओलिगोपोली मार्केट, मोनोपोली मार्केट एक्सेट्रा रिक्वायर स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन। अब हमें क्या चाहिए भाई, स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन चाहिए ऑफ मार्केट प्राइसेस, कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ इंडिविजुअल फर्म। तो कॉस्ट और प्रॉफिट भी निकालने के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स की ही मदद लेनी पड़ती है। आगे बात करते हैं हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग मैथमेटिकल रिलेशन, जब कैलकुलेशन आता है, न्यूमेरिकल आता है, तो भी इकोनॉमिक्स का एक पार्ट जो स्टैटिस्टिक्स है वो हमारी मदद करता है मेथड्स के थ्रू। रिलेशन बिटवीन वेरियस इकोनॉमिक वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल प्राइस और क्वांटिटी, डिमांड एंड रिलेशनशिप, ये सब कौन बताता है, स्टैटिस्टिक्स बताता है। यूजफुल टू स्टडी बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, द बिहेवियर ऑफ प्राइसेस, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ कमोडिटी, और ये भी बताता है कि किस तरीके से इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट जो है ये स्टडी बिहेवियर, मतलब कि यहाँ पे बिहेवियर भी बताएगा कि स्टैटिस्टिक्स में किस तरीके से प्राइसेस कहाँ काम आते हैं, क्वांटिटी को हम लोग किस तरीके से क्या कर सकते हैं, लोगों तक के पहुंचा सकते हैं, किस तरीके से हम लोग यहाँ पे चीजों का प्रोडक्शन करेंगे, कितने लेवल पे यहाँ पे कंजप्शन होगा, ये सब हेल्प करता है यहाँ पे स्टैटिस्टिकल डेटा। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंस टू द इकोनॉमिक प्लानिंग। अगर कंट्री के लिए प्लान बनाना है तो किस तरीके से ये हमें काम आएगा, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। देयर इज ए नीड फॉर फिगर्स एंड स्टैटिस्टिकल मेथड, और इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए हमें फिगर्स भी चाहिए और क्या चाहिए, मेथड्स भी चाहिए। अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर स्पेसिफाइड रेट ऑफ ग्रोथ, अब हमें रिसोर्सेज जितने भी है, जितने भी रिसोर्सेज चाहिए उसके लिए हमें कितनी रेट ऑफ ग्रोथ चाहिए, कितनी ग्रोथ हमें करनी चाहिए, ये सब इकोनॉमिक प्लानिंग में हमें स्टैटिस्टिक्स बताता है। एनालिसिस of crucial areas like increasing rate of inflation require immediate attention, अगर ऐसा कुछ हुआ कि एकदम से चीजों के रेट बढ़ने लग गए जिसको हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशन, तो वहां पे इमीडिएटली हमें क्या देना पड़ेगा भाई, अटेंशन देना पड़ेगा, बिना अटेंशन दिए काम नहीं चलने वाला है। बात करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द बिजनेस, बिजनेस में किस तरीके से ये हेल्प करता है। फॉर एस्टैब्लिशिंग अ बिजनेस यूनिट, अगर आपको बिजनेस यूनिट एस्टैब्लिश करना है तो आपको पास्ट में कुछ एनालिसिस होगा, कुछ ना कुछ कंपनियों का, कुछ ना कुछ बिजनेसेस का, उसको देख के ही आपको एक स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए। फॉर फिजिबिलिटी एंड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट लोकेशन, साइज ऑफ आउटपुट, टर्नओवर, इससे क्या होता है भैया, साइज पता चल गया, इंफॉर्मेशन पता चल गई, लोकेशन पता चल गई, उस
बेस पे आप क्या कर सकते हो, बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एस्टिमेटिंग द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, मार्केट में किसी पर्टिकुलर चीज को बनाने के बाद उसकी डिमांड है भी या नहीं है, ये सब भी किससे पता चलता है हमें, तो वो पता चलता है भैया स्टैटिस्टिक्स से। टू प्रिपेयर ट्रेंड लाइंस लीडिंग टू द रिलायबल फोरकास्टिंग, ट्रेंड लाइन से भी पता चलता है कि पहले क्या स्टेटस था और आज क्या स्टेटस है। फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग, और प्लानिंग करनी है अगर आपको, मान लेते हैं प्रॉपरली, तो अगर प्रोडक्शन प्लानिंग करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये प्लान के बिना तो प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, लेबर कहाँ से आएगी, फिक्स कॉस्ट क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, ये सब की प्लानिंग करनी है अगर आपको क्या करना है भैया, प्रोडक्शन करना है। इट इज एसेंशियल फॉर बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड द सप्लाई, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि डिमांड और सप्लाई क्या होगी यहाँ पे प्रोडक्ट की। आगे बात करते हैं फॉर मेकिंग क्वालिटी कंट्रोल, भैया क्वालिटी कंट्रोल भी जरूरी है। अगर मान लेते हैं पहले अच्छी क्वालिटी थी अभी इंफीरियर हो गया तो यहाँ पे नुकसान हो जाएगा आपका, इसीलिए क्वालिटी कंट्रोल करना भी जरूरी है। टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय द फर्म, और यहाँ पे जो भी वो चीजें बना रहा है उसकी क्वालिटी मेंटेन करना जरूरी है। फॉर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, स्टैटिस्टिकल टेक्निक लाइक पायलट सर्वे, हैबिट ऑफ द कंज्यूमर, कॉम्पिटिटर्स एक्सेट्रा फॉर स्टडीज मार्केट पोटेंशियल ऑफ द प्रोडक्ट, तो मार्केट पोटेंशियल को एब्जॉर्ब करने के लिए, गेन करने के लिए भी हमें स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है, जो कि हमें प्योरली मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बता देता है। अब हम लोग बात करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स हर जगह तो काम नहीं कर सकती, तो किस किस जगह स्टैटिस्टिक्स काम नहीं कर पाती उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसमें पहली लिमिटेशन है स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फेनोमेना, यहाँ पे किसी भी वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, नंबर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और वो भी विद कंपैरिजन हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। स्टडीइंग ओनली क्वांटिटेटिव विच कैन बी स्टेटेड एंड एक्सप्रेस, क्वांटिटेटिव डेटा होगा जो कि हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं और बता भी सकते हैं। नंबर 2, स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विद इंडिविजुअल, कभी भी स्टैटिस्टिक एक बंदे से डील नहीं करता, वो एक से ज्यादा बंदों से डील कर सकता है। इट डील्स विद एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स एंड नो इंपॉर्टेंस इज अटैच्ड टू इंडिविजुअल आइटम, किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन से आपको स्टैटिस्टिक्स का कोई भी डेटा नहीं मिलने वाला, क्योंकि हम लोग इसको इनसफिशिएंट डेटा मानेंगे। स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड, एनी पर्सन कैन मिसयूज स्टैटिस्टिक्स एंड ड्रॉ एनी टाइप ऑफ कंक्लूजन ही लाइक, अगर उसको मन कर रहा है तो स्टैटिस्टिक्स से पॉजिटिव वो क्या कर सकता है भैया, गेन कर सकता है, और अगर उसका मन नहीं होगा तो उसको वो नेगेटिव बता सकता है, मतलब बायस्ड फॉर्म में भी इसको ये यूज कर सकता है। स्टैटिस्टिकल रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज, और जो भी स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स होते हैं वो हमेशा एवरेज पे काम करते हैं, या तो हम लोग बोल सकते हैं एक से ज्यादा डेटा जब होता है उसका एवरेज निकाल के ही हम लोग इसका डेटा बता सकते हैं, इसके अलावा हम लोग नहीं बता सकते। स्टैटिस्टिक्स एज अ साइंस इज नॉट एज एक्यूरेट एज मेनी अदर साइंसेस, और ये बोलता है कि जो स्टैटिस्टिक्स का डेटा है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता, मगर साइंस का डेटा जो है वो एक्यूरेट हो सकता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर रीजंस पे होता है। स्टैटिस्टिकल लॉ और नॉट एग्जैक्ट, स्टैटिस्टिकल लॉ जितने भी होते हैं वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं होते, ओनली अप्रॉक्सीमेट एंड नॉट एग्जैक्ट लाइक इन्फ्लुएंसेस बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स और साइंटिफिक लॉज, तो स्टैटिस्टिकल लॉ जो होते हैं वो कभी भी एग्जैक्टली इंप्लीमेंट नहीं किए जा सकते, क्यों, क्योंकि वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं होते। इसी के कारण से कुछ लोग स्टैटिस्टिक्स पे भरोसा नहीं करते, उसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रस्ट ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। कैसे? नंबर 1, नॉट रिगार्ड एज रिलायबल एंड यूजफुलनेस, ये हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि हर कोई स्टैटिस्टिशियन नहीं है, क्योंकि स्टैटिस्टिशियन जो होगा उसको उस पर्टिकुलर फील्ड का नॉलेज होना जरूरी है। नंबर 2, डिस्ट्रस्ट इज इम्प्रॉपर यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल बाय इररिस्पांसिबल, इनएक्सपीरियंस एंड डिसऑनेस्ट पर्सन, अगर वो पर्सन डिसऑनेस्ट है, अगर वो पर्सन इनएक्सपीरियंस है, अगर वो पर्सन इररिस्पांसिबल है, तो वो इस डेटा से कुछ कंक्लूड कर ही नहीं पाएगा, उसके लिए ये डेटा किसी भी काम का नहीं है। तो इस तरीके से कुछ लोग स्टैटिस्टिक्स पे भरोसा नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है मीनिंग स्कोप एंड इंपॉर्टेंस समाप्त होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, तो मेरे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।